नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो सभी लोग आ जाएंगे। सबसे पहले आपको हम लोगों ने फिजिक्स कराया था, उसके बाद हम लोगों ने बायो की क्लासेस की और अभी हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। और मान के चलिए आपका 6 से 7 क्लासों में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग करेंगे कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो करते रहेंगे। तो यूपी पुलिस आपका जो एग्ज़ाम है, इसके जो एमसीक्यूज हैं ये हम करना स्टार्ट करेंगे बड़ी जल्दी। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इसी क्लास को जिन्होंने नहीं देखा है वो एक क्लास पहले पूरी स्टार्टिंग से देखेंगे। और आपकी हिस्ट्री की क्लास शाम को चल रही है, उसमें एंशंट हिस्ट्री ख़त्म हो गई है। अभी आपकी आज से स्टार्ट होगी उसमें मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास वहाँ पे करेंगे। शाम को 6 बजे क्लास होती है, तो जो लोग अभी वो क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको भी फॉलो करें, उसको भी देखें। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी जो रेडियो धर्मिता से क्वेश्चन आते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। आपका पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रदरफोर्ड, हेनरी वेकरेल, रोएटेसन या आइंस्टाइन, किसने खोजा। तो हेनरी वेकुरेल ने आपकी रेडियो धर्मिता की खोज की। किसने की? हेनी वेकुरेल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रेडियो रेडियो सक्रियता किसका गुण है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या नाभिक का। रेडियो सक्रियता। तो अगर हम रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु, अस्थिर परमाणु अस्थिर परमाणु अपने नाभिक या न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। भाई रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, उनमें से रेडिएशन लीक होता रहता है, रेडिएशन निकलता रहता है। तो किससे? अपने नाभिक से। तो गुण किसका हो गया? नाभिक का हो गया, अपने नाभिक से। किसका हो जाएगा? नाभिक का गुण हो जाएगा। आपके रेडिएशन आयनाइज, जो आपका रेडिएशन है, आयनकारी विकिरण है, इसी को प्रसारित करते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है पर, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक। अब देखो, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, इस बार पूछ लिया रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। इसमें भी आपका परमाणु के नाभिक ही राइट आंसर होगा। जो नाभिक न्यूक्लियस होता है वही भाग लेता है आपकी उसमें रिएक्शंस में। उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ज़्यादा रोल रहता है उसके न्यूक्लियस का। हालांकि न्यूक्लियस में यही सब होते हैं, लेकिन पूरे होल न्यूक्लियस का रोल रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है।
तो अगर स्थायी नाभिक है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होगी। मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन अगर ज्यादा हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा किससे, प्रोटॉन से, प्रोटॉन से अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है तो वहां पे क्या होगा, स्थायी नाभिक होगा, न्यूक्लियस उनका कैसा होगा, स्थायी होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे आसान क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और आपको यूनिट्स नहीं क्लियर हैं तो ये तो भाई इसका कोई हल नहीं है, आपको यूनिट्स तो याद करनी पड़ेंगी, यूनिट तो समझना पड़ेगा। रेडियोधर्मिता हो गया, ऊर्जा हो गया, इन सब की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। जैसे बायो में मैंने बताया था ना, कोई भी अगर सिस्टम आता है उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, तो आपकी न्यूरॉन होती है। ऐसे जो तुम्हारे आपके अलग अलग सिस्टम्स हैं उनकी जो यूनिट है, मानव शरीर की यूनिट क्या है, सेल है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम होगी, कैंडला होगी, फर्मी होगी, क्यूरी होगी। तो क्यूरी होगी आपकी रेडियोधर्मिता की यूनिट, डी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, आपके परावैंगनिक किरणों का, अल्फा बीटा था, गामा विकिरण, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे। रेडियो धर्मी तत्व जो है, जैसे कि रेडियो धर्मी तत्व कौन कौन सा हो गया, मान लीजिए यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, या आपका थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। तो किसका उत्सर्जन करते हैं, ये आपके करते हैं अल्फा बीटा गामा विकिरण का, अल्फा बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। कौन, आपके रेडियोधर्मी तत्व। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, अल्फा और बीटा, और साथ में आंसर करिएगा गामा भी। तो चाहे आपका अल्फा हो, चाहे आपका बीटा हो, चाहे आपका गामा हो, तीनों किरणों की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने और भी कुछ खोजा था, क्या खोजा था, एक तो नाभिक खोजा था, और क्या खोजा था, और किस चीज की खोज की थी, और इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। तो रदरफोर्ड होगा आपका राइट आंसर, सी रदरफोर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही आ गया, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, तो ये भी आपका राइट आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। रदरफोर्ड विल बी योर राइट आंसर, रदरफोर्ड होगा आपका आंसर। इनमें से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसके समकक्ष कौन होता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो आप याद रखिएगा अल्फा रेज, अल्फा किरण, अल्फा किरण हीलियम। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, जो नाभिक से विकिरण निकलता है, रेडिएशन निकलता है, उसमें वेधन क्षमता किसकी ज्यादा होती है। मतलब मान लीजिए नाभिक पे कोई रेडिएशन आता है, अल्फा किरण को वेधन क्षमता, या बीटा किरण में या गामा किरण में किसमें जो है वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी।
तो जो सबसे मजबूत रेडिएशन माना जाता है वो गामा रेडिएशन माना जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक सभी ने देखी होगी, एवेंजर एंड गेम। उसमें क्या कहता है ना, इसमें जो आपका टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसमें गामा रेडिएशन है। तो ब्रूस बैनर जो उसमें होता है दिखाया गया कैरेक्टर, वो क्या बताता है, गामा रेस से ही मैं बना हूँ, इस गामा किरण से ही मेरा मतलब जो शरीर में चेंजेस हुए हैं गामा रेस के कारण हुए हैं। तो गामा के जो रेडिएशन होता है सबसे मजबूत रेडिएशन होता है, इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा रेडिएशन। अभी तो वो स्नैप करने को बोलता है। देखो मूवी में उलझा दिया आप लोगों ने। ये ए नहीं, अल्फा किरण है। अल्फा किरण है, क्या है, एच ई प्लस आयन, एच हीलियम प्लस प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो मैंने बताया था अल्फा में क्या होता है, ये इसी के समकक्ष है ना, हीलियन आयन, आयन के, एच ई प्लस प्लस, हीलियम। अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश है, अल्फा किरणों में उपस्थित आवेश कैसा है, दो इकाई धनावेश है, इकाई ऋणावेश है, इकाई धनावेश है। तो देखा था क्या था आपका, हीलियम प्लस प्लस था। अगर आपने ऊपर ध्यान से देखा होगा तो हीलियम प्लस प्लस आयन था, कितना ऋणावेश धनावेश था, दो इकाई धनावेश था। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, दो इकाई धनावेश, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बीटा किरणें, जो आपकी बीटा किरणें हैं वो बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, धनावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से, उदासीन कणों से। अल्फा धनावेशित, ये याद रख लीजिए, और कितना, +2 चार्ज। और बीटा ऋणावेशित, तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित कणों से, ऋणावेशित कणों से, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो अभी हमने बताया था आपको, अल्फा नहीं होगा, बीटा रेस होगा, बीटा किरण में ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप है, तो अल्फा किसका था समरूप, हीलियम का। इलेक्ट्रॉन का समरूप, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना, और बीटा पे भी निगेटिव चार्ज है, तो बीटा कण का। ये आप ऐसे अपनी ट्रिकें बना सकते हैं इसे याद रखने की। बीटा किरणें, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो ये तो अभी हम लोगों ने किया ही है, ऋणात्मक, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यही क्वेश्चन घुमा घुमा के अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। गामा रेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, अल्फा रेस की, बीटा रेस की, गामा रेस की, इनमें से कोई नहीं। आयनन क्षमता, अच्छा आयनन क्षमता होता क्या है, आयनन क्षमता होता क्या है, एक परमाणु से, लिख ही देता हूं, एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं बाद में,
एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की माप है आपकी आयनन क्षमता। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे ही उसकी आयनन क्षमता कहते हैं। तो सबसे कम होती है आपकी गामा रेस की। अच्छा, अगर सबसे कम समझ लिया हम लोगों ने, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो याद रखिएगा, सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है, आयनन क्षमता की बात हो रही है, गामा की। और आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक, तो ये आपका होगा अल्फा, अल्फा रेस। अल्फा रेस विल बी योर राइट आंसर। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? कोरेडम, सीसा, कैडमियम, जस्ता। सॉरी, आंसर करिएगा। ये आपके सीसा लेड में बदल जाते हैं। इसमें शीशा लेड में बदल जाते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति अल्फा किरण है, एक्स रेज है, बीटा है, या फिर गामा है? तो ये आपकी अल्फा किरण होती है। अब आपको फंसना नहीं है। पारगम्य मतलब आर पार भेदन क्षमता, वही तो है। पारगम्य शक्ति मतलब भेदन क्षमता, और क्या है? अब बहुत कंफ्यूज होंगे तो फिर बिल्कुल आपको वर्ल्ड में फंसना नहीं है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया है? रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, या पैलेडियम? आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? पोलोनियम। पोलोनियम विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वह प्रणाली क्या कहलाती है? वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थों का अरे जो प्राग ऐतिहासिक पदार्थ हैं उनका उम्र बताने, उम्र निर्धारित करने के लिए जो विघटनीय रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक पदार्थों की जो उम्र निर्धारित करते हैं? रेडियो काल निर्धारण,
यूरेनियम काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण। बेसिकली कार्बन डेटिंग, आप लोगों ने कार्बन डेटिंग आप लोग को बताया था ना। कार्बन डेटिंग होता क्या है, जीवाश्मों पे रेडियो एक्टिव पदार्थों की मदद से जो है उसकी हम उम्र का पता करते हैं कि कितना पुराना है, तो वही पद्धति को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड। पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है, यूरेनियम से, यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु डेटिंग से, जैविक घड़ी से। इस क्वेश्चन को शामिल करने का सबसे बड़ा रीजन है, इसमें लोग आंसर करते हैं कार्बन डेटिंग। इसमें क्या आंसर करते हैं, कार्बन डेटिंग। गलत है ये, आपका होगा यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु, ना कि जीवाश्म की आयु पूछा जा रहा है आपसे। रेडियो कार्बन डेटिंग में से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग, मृदा का, स्मारक का, जीवाश्म का, चट्टान का। तो ये जीवाश्म होगा आपका राइट आंसर। जीवाश्म विल बी योर राइट आंसर। जीवाश्म होगा आपका राइट आंसर। तो ये थी आपकी आज की क्लास। रेडियो एक्टिव में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि अगले टॉपिक को कल ही करवाते हैं। और थोड़ी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में आपकी क्लासेस थोड़ी सी जो मतलब उस तरह से नहीं हो पा रही हैं जैसी मैं सोच रहा हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपकी रेगुलर क्लासेस पढ़ रही हैं। कभी कभार एक आधी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, पर फिर भी क्लासेस आपकी हो रही हैं। तो बस आपको भी क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है, थोड़ा आपको भी एनर्जी दिखाना है, अच्छे से देखना है और नोट्स बनाने प्रॉपर। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन को नोट करिए या उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई और मतलब नहीं है कि आप क्लास को शेयर करते हैं नहीं करते, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से। अगर आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जो आपकी तरफ से थैंक यू होगा यही होगा कि आप लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।